हेलो एवरीवन। वेलकम करता हूँ आपका हमारे बायोलॉजी के सीरीज के अंदर जो अगला लेक्चर है। अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 के आसपास लेक्चर्स हमारे हो चुके थे, जिसके अंदर हम 4 चैप्टर्स हमारे पढ़ चुके हैं। आज 5वां हमारा लेक्चर होगा और अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि इसके बाद एक और चैप्टर के बाद 50% हमारा सिलेबस हो जाएगा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का। तो चलिए आज का जो विषय हमारा है उसी को अध्ययन करना शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। आज का हमारा विषय जो रहेगा वो रहेगा एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसको हम कहेंगे, या हिंदी में अगर उसको कहा जाए उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम आज का हमारा विषय रहेगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आई थिंक एक ही कक्षा के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि पीछे वाले चैप्टर्स जो हमारे थे उनको कंप्लीट करने में हमें 3-3 या 4-4 आई थिंक लेक्चर्स लगे हैं प्रत्येक चैप्टर के अंदर। उसके बाद हमारा वो कंप्लीट हुआ है। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो आई थिंक आपका इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और आपके विभिन्न एग्जाम्स के अंदर बनने वाले सभी प्रश्न, किसी प्रकार का चाहे कोई एग्जाम हो, उसके अंदर आप होल्ड कर पाओगे उसको। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं कि एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर आप पढ़ोगे क्या। ठीक है, आपको एक प्रकार से किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर आपका उद्देश्य हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को पढ़ना है। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर आप देखिए उत्सर्जन या एक्सक्रेशन, ये जो टर्म है, इसको देख करके आपको इतना तो एस्टिमेट हो गया होगा कि किसी न किसी चीज़ को हमारी बॉडी से एक्सक्रेट किया जाएगा, उत्सर्जित किया जाएगा, यानी किसी न किसी चीज़ को हमारी बॉडी से बाहर किया जाएगा। अब हमारी बॉडी से जो बाहर किया जाएगा वो 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक सॉलिड फॉर्म में होती हैं और कुछ होती हैं हमारे लिक्विड फॉर्म में। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है ना, इसके अंदर हम उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर की जाती हैं, चाहे वो यूरिन हो या हमारा पसीने के द्वारा। ठीक है, जो किसी भी चीज़ को हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रेट किया जाता हो, यानी कि वो सारी चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर की जाती हैं। अब क्यों की जाती हैं वो हमें पढ़ेंगे, अध्ययन का विषय हमारा है। बट याद रखिए कि एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर आप वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिनको लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर किया जाता है। ठीक है, एक्सक्रेशन का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या है। एक्सक्रेशन का मतलब है हमारी बॉडी से किसी भी चीज़ को बाहर करना। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सक्रेशन के अंदर जो चीज़ें हमारी बॉडी से बाहर की जाती हैं वो वस्तुएं आती कहाँ से हैं, या हमारी जो शरीर है उसके अंदर उन चीज़ों का निर्माण किस प्रकार से होता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि लगातार चलती रहती हैं। उन्हीं में से मुख्य रूप से एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं पाचन यानी डाइजेशन। आप जानते हैं कि डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है। ठीक है, मोस्टली चीज़ों का डाइजेशन होता है, पाचन होता है। उसके बाद ही हमारा शरीर उस पाचन के द्वारा के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका प्रयोग करता है। ये पाचन की जो प्रक्रिया है, या ऐसी और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती हैं, प्रोसेस चलती रहती हैं, उनके परिणाम स्वरूप, उनके रिजल्ट के रूप में कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को नहीं होती है। अब हमारी बॉडी को आवश्यकता नहीं है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर इधर उधर पड़े रहेंगे कहीं पे। बट वो पदार्थ जो होते हैं ना, जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन उनका नेचर क्या होता है, पॉइजनस होता है, विषैला होता है। विषैला का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पदार्थ। इसीलिए उन पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर करना जरूरी होता है, और उन पदार्थों को जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता भी नहीं है और हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, घातक हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन कहलाता है। चलिए, बेसिक से जो हमारे टॉपिक का नाम था उसका उद्देश्य आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करते हैं, और पढ़ते दौरान जो एग्जाम के अंदर सबसे मुख्य रूप से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि एक्सक्रेशन जो होता है तो सीधा तौर पर इसके लाभ क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट होता है इस चीज़ का। देखिए स्टूडेंट्स, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट वो होता है हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड बेस बैलेंस, यानी जिसको अगर कहा जाए तो अम्ल क्षार संतुलन। अम्ल क्षार संतुलन हमारे शरीर के अंदर देखिए
आपको पता है कि दो प्रकार का नेचर होता है किसी भी वस्तु का, हमारी केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो, या तो वो चीज़ एसिडिक प्रकृति की होगी या वो बेसिक होगी, या इसके अलावा न्यूट्रल भी होगी। तो अब हमारे शरीर जो होता है उसका नेचर कुछ इस प्रकार का कि वो लगभग न्यूट्रल रहना चाहिए। वैसे तो अलग अलग कुछ भाग होते हैं जहाँ पे कुछ का हमें एसिडिक पार्ट मेंटेन करके रखना होता है, कुछ जगह पे हमें बेसिक पार्ट मेंटेन करके रखना होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक न्यूट्रल सी स्टेट में हमारा जो बॉडी है वो होना चाहिए। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये क्या करता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या करेगा, उसको एक्सक्रेशन करवाएगा, या बेस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको एक्सक्रेट करेगा। अब वो कैसे एक्सक्रेट करेगा, वो अलग अलग पार्ट होते हैं, डिफाइन होते हैं हर चीज़ के लिए। तो करता क्या मेनली जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, यानी कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हमारे शरीर से बाहर हम जो निकालते हैं, उसका पहला फ़ायदा क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर अम्ल और क्षार के बीच में बैलेंस, संतुलन बनाए रखता है। सेकंड, वाटर सॉल्ट बैलेंस, ठीक है, यानी जल व लवण, जल व लवण का जो संतुलन है वो भी बनाए रखता है। थर्ड वन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉइजनस जो चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, या जिनको बोले तो विषैली जहरीली जो चीज़ें होती हैं जो कि कुछ टाइम के बाद हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को डैमेज कर सकती हैं, उनको भी हमारी बॉडी से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप बता सकते हो कोई भी आपको जो आपके खुद से भी मन में आ रहा हो कि एक्सक्रेशन और किस लिए किया जाता है, वो सारी चीज़ भी आप किसी भी एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख सकते हो। तो मुख्य रूप से मैंने आपको बता दिया एसिड बेस आपका बैलेंस करता है, वाटर सॉल्ट करता है, और जहरीली वस्तुएं जो होती हैं, पॉइजनस चीज़ें जो होती हैं, उन सबको भी आपका क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर करता है। तो ये तीन चीज़ें मैंने बता दी। चौथा, आप अपनी मर्जी से कोई भी किसी प्रकार से भी आप लिख सकते हो सोच के खुद से। जैसे कि अगर एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सो मैं बोल सकता हूँ आपको होमोस्टेसिस का मतलब है हमारे शरीर का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसका संतुलन बनाए रखना। हमारे बॉडी के टेम्परेचर जो होता है उसको भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब जैसे कि आप देखते हो कई बार गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है, और पसीना आने के बाद क्या होता है, आपको ठंडक मिलती है। तो जो गर्मी होती है ना, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही पसीना आता है। अगर पसीना नहीं आएगा तो गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी बॉडी के अंदर, सर वहाँ पर ठंड का एहसास नहीं होगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या करता है, ये चार चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी तौर पे, जो आपके यहाँ पे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। बाकी इसके अलावा भी आप सोच सोच के कितने भी लिख सकते हो फायदे, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली तौर पर इन्हीं से संबंधित मिलेंगे जो आप सोचोगे उनको। चलिए, ये बेनिफिट्स हो गए। अब बात करते हैं कि बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो भाई प्रॉपरली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि विभिन्न जीवों के अंदर बनती हैं एक्स्ट्रा के तौर पर, और उनका एक्सक्रेशन किया जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो बनने वाले एक्सक्रेटरी मटेरियल हैं, ठीक है, एक्सक्रेटरी मटेरियल, उत्सर्जी पदार्थ जिनको आप बोल सकते हो, उनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, अप्रोक्सीमेटली देखिए एक्सक्रेटरी सिस्टम से आज तक आपके विभिन्न एग्जाम्स के अंदर, अगर एसएससी का बात किया जाए तो मान के चलो कि 20 से 25 के आसपास क्वेश्चंस नए बन चुके हैं, और बार बार उनको अलग अलग एग्जाम्स के अंदर रिपीट किया गया। ठीक है, और जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका कि क्वेश्चंस जिस प्रकार से एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस को ही इंक्लूड करके आपके यहाँ पे कंसेप्ट बनाए जाते हैं। सो अलग से इस बात का इंतजार ना करें कि मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन आपका उस एग्जाम में आया था, ये उस एग्जाम में आया था। सो वो समय व्यर्थ नहीं करना है, उसके लिए बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल। मैं सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट बना के यहीं पर अवेलेबल करवा रहा हूँ। एक्सक्रेटरी मटेरियल जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। एक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है, यानी वो उत्सर्जी पदार्थ जिनके अंदर कार्बन होता है। एक दूसरे और होते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ, वो एक्सक्रेटरी मटेरियल जिनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। अगर बात किया जाए कार्बन वाला जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, जो हमारी बॉडी को चाहिए नहीं लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है, सो उसका नाम क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक एक्सक्रेटरी मटेरियल है। अब अगर बात किया जाए नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन वाले जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होते हैं, सो उनके अंदर सबसे फर्स्ट वन हमारा आता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया NH3। उसके बाद एक आता है यूरिया। ठीक है,
NH2CONH2। इसके बाद एक आता है यूरिक एसिड C5H4N4O3। एंड लास्ट वन इधर लिख देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं ग्वानिन। ग्वानिन जो होता है C5H5N5O। ये फॉर्मूलों के साथ ही मैंने लिख दिया। वैसे आपके एग्जाम्स के अंदर अगर मैं अपने एस्टिमेट से बताऊं सो ये फॉर्मूला आ सकता है, ये आ सकता है, वो बाकी के जो दो फॉर्मूले हैं आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो ये दो को स्ट्रांगली याद रखें, उनको जस्ट एक बार ओवरव्यू देख लें ताकि एग्जाम जब हो तो अगर कभी बाई चांस आ जाए तो आप बता सको। चलिए, सो ये चार चीज़ें आपकी नाइट्रोजन वाली और पांचवी ये आपकी कार्बन वाली हो गई। तो पांच मुख्य रूप से प्रकार के एक्सक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब इन सभी को बताऊंगा मैं हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट किसको एक्सक्रेट करने में सहायता करता है, या इनके आधार पे जीवों के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होते हैं ना, मुख्य रूप से देखिए CO2 को तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम जब श्वसन तंत्र पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे CO2 कैसे बनती है, कहाँ से कैसे आएगी बाहर, वो सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर मुख्य रूप से आपको ये चारों चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है आपका। जो एक्सक्रेटरी मटेरियल हैं इन्हीं के आधार पे कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीवों के प्रकार होते हैं, ठीक है। कुछ जीवों की कैटेगरी बना रखी है हमने, वो किस आधार पे बना रखी है कि जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है इनके आधार पे। एग्जाम में आपसे कभी पूछ सकता है कि बताओ उस जीव का नाम बताओ जो कि अमोनिया का एक्सक्रेशन करता है, यानी अपनी हमारी बॉडी से अमोनिया को बाहर निकालते हैं, या उस जीव का नाम बताओ जो अपनी बॉडी से यूरिया का एक्सक्रेशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको सारे में बता देता हूँ। जिसके अंदर फर्स्ट वन शुरुआत करते हैं, पहली प्रकार के जीव जिनको हम कहते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है, अमोनोटेलिक नाम से दिख रहा, अमोनो का मतलब अमोनिया। सो अमोनोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव होते हैं जो कि क्या करते हैं, अमोनिया जो होती है उसका एक्सक्रेशन करते हैं, उसका उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अमोनिया जो है उसका एक्सक्रेशन करेंगे, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन क्लियर आपको चीज़। चलिए अब आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। अमोनोटेलिक जो जीव होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो कौन से होते हैं, सो वो होते हैं फॉर एग्जाम्पल फिश, मछलियाँ वगैरह, या फिर आप सीधा तौर पर एक बात बोल सकते हो वाटर बॉडीज, जलीय जीव। जो जीव जल में रहते हैं वो अपनी बॉडी से अमोनिया का ही एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन करते हैं। सेकंड टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, उनको कहा जाता है यूरियोटेलिक। ठीक है, यूरियोटेलिक जो होते हैं ना जीव या ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बोलेंगे, वो नाम से ही आपको दिख रहा है किस पदार्थ का, किस मटेरियल का उत्सर्जन करेंगे, यूरिया का। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कभी पूछ ले तो आप बता सकते हो मैमल्स यानी स्तनधारी, जिसके अंदर हम भी आते हैं, स्तनधारी, ठीक है। या फ्रॉग, आप याद रखना, मेंढक, वो भी यूरियोटेलिक होता है। थर्ड वन की अगर बात की जाए सो हमारा यूरिक एसिड है ना, तो यूरिको उसको हम बोलेंगे यूरिकोटेलिक। वो यूरियोटेलिक था, ये यूरिकोटेलिक का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड को एक्सक्रेट करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। सो इसके अंदर आते हैं बर्ड्स, पक्षी जितने भी हमारे हैं, ठीक है, या रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जिनको कहा जाता है, सांप वगैरह जिसके अंदर आते हैं। तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स इसके अंदर आते हैं। एक फोर्थ जिनको हम बोलते हैं गुआनोटेलिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स, वो जीव जंतु जो अपनी बॉडी से किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं, गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो गुआनिन के अंदर आपका, गुआनोटेलिक के अंदर एग्जाम्पल्स क्या आएंगे, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिख सकते हो स्पाइडर वगैरह, ठीक है, स्पाइडर वगैरह यानी मकड़ी, बिच्छू के जितने भी जीव होते हैं ये सारे के सारे गुआनोटेलिक के अंदर आते हैं, ठीक है।
चलिए, सो ये 4 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताए, यहाँ से एग्जांपल्स दिए हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपका, जितनी भी चीज़ें मैंने आपके सामने बोली हैं वहाँ से बन सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट 3-4 ऐसे जीवों के नाम बताता हूँ जिनके अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन, जैसे देखिए हमारी बॉडी के अंदर आप सभी को पता है कि किडनी एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, वैसे ही अलग अलग जीवों के अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है ना, उसके एक विशिष्ट रूप से नाम होते हैं। तो एग्जाम में कई बार वो भी पूछ लेता है कि बताइए प्लेटीहेल्मिन्थीज जो जीव होते हैं उनके अंदर कौन सा एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को फिर, ठीक है। चलिए इरेज कर देता हूँ इसको मैं। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं कुछ जीवों के, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 जीवों के नाम आपको बता देता हूँ और साथ में बता देता हूँ कि उनके अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है उनका वो कौन सा होता है, ठीक है। फर्स्ट वन, तो एक देखिए आपको एक टेक्सोनोमी नाम का चैप्टर आएगा, उसके अंदर मैं आपको जीवों के बारे में कुछ सूचनाएं दूंगा। आप अपने आसपास जो जीव देखते हो आपको एक्चुअल में पता ही नहीं कि कौन सा जीव जो है उसको प्लांट यानी पौधा कहेंगे, किसको हम एक्चुअल में जंतु कहेंगे, ठीक है। एक्चुअल में जंतु नाम का भी आपको नहीं पता, जो बच्चे शुरुआत से इन चीज़ों को देख रहे हैं, पहले जो पढ़ चुके हैं, 1-2 साल तैयारी कर चुके हैं, मे बी उनमें से 60% बच्चों को ये सब पता होगा, उनके बीच में डिफरेंस, जंतु किसको कहेंगे किसको जंतु नहीं कहेंगे। आपके सामने जो चीज़ें दौड़ रही हैं, चल रही हैं, उनमें से भी कौन सी चीज़ों को जंतु में नहीं रखा जाता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो वहीं उन्हीं जीवों में से एक होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नाम बताऊँगा। सो ये भी उन्हीं जीवों का एक ग्रुप होता है, एक संघ होता है, ठीक है। सो अभी के लिए सिर्फ याद रख लेंगे, जब वो टेक्सोनोमी वाला चैप्टर आएगा तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर भी हो जाएंगी। सो एक होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज नाम से एक जीवों का संघ होता है। इनके अंदर अगर बात किया जाए एक्सक्रेटरी ऑर्गन, सो वो होता है, उनको कहा जाता फ्लेम सेल्स, या हिंदी में इनको कहा जाएगा ज्वाला कोशिका। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक होते हैं दूसरे जीवों का एक और ग्रुप होता है एस्कीहेल्मिन्थीज। एस्कीहेल्मिन्थीज, ठीक है। इनके अंदर होते हैं, उनको कहा जाता है रेनेट सेल्स, ठीक है, रेनेट कोशिकाएं इनको कहा जाता है। थर्ड वन एक आप याद रखेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, इसको तो आपने सुना होगा मैक्सिमम बच्चों ने। सो इनके अंदर होता है मेल पिगियन ऑर्गन, मेल पिगियन ऑर्गन जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मोलस्का, मोलस्का इनके अंदर होता है केबर्स ऑर्गन। केबर्स ऑर्गन होता है इनके अंदर, ठीक है। एक होते हैं एनिलिडा। एनिलिडा, इनके अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है उसको कहा जाता है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया उसको कहा जाता है, ठीक है। एक लास्ट आप लिख लें केंचुआ, आपने सुना होगा केंचुआ। बड़े एग्जाम्स और छोटे एग्जाम सभी के अंदर इसका पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो इसके अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है उसको कहा जाता है क्लोरेगोगन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही कहा जाएगा, क्लोरेगोगन उसको कहा जाएगा, ठीक है। सो ये 6 नाम मैंने आपको बता दिए हैं, 6 जीवों के संघ यानी ग्रुप के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, और उन्हीं के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो जो होते हैं वो भी सारे मैं आपको बता चुका। सो इन सबको आप याद रखिएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है इसके अंदर, ये तो हमने बात किया कुछ दूसरे जीवों के बारे में। अब बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है ना उसके अंदर कौन कौन से एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एक्सक्रेशन के अंदर। सो अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स की बात की जाए, सो सबसे पहले हमारी आती है स्किन, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर कहाँ पहुँच गए, स्किन कब से एक्सक्रेटरी ऑर्गन होने लगी। सो फर्स्ट आती है स्किन, सेकेंड वन आते हैं लंग्स यानी फेफड़े, एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा लीवर यानी यकृत, एंड फोर्थ नंबर पे बात करें किडनी, ठीक है। किडनी जिसको आप वृक्क भी कहते हैं।
ये चार मेंस एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रेशन में सहायता करते हैं। एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्किन यानी त्वचा की। तो स्किन जो है ना, स्किन के अंदर दो प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं हमारी स्किन के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती हैं जिनको कहा जाता है स्वेट ग्लैंड, ठीक है, स्वेट ग्लैंड जिनको कहा जाता है, और दूसरी होती हैं सिबेकियस ग्लैंड, ठीक है, सिबेकियस ग्लैंड, सिबेकियस ग्लैंड। दो प्रकार की ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड यानी पसीने वाली ग्रंथियां, ठीक है। ये जो ग्रंथियां होती हैं ये किस चीज़ का स्त्रावण करती हैं? ये भी पसीने का स्त्रावण करती हैं, हमारी बॉडी से पसीने को शरीर से बाहर निकालती हैं। और ये किस चीज़ का स्त्रावण करती हैं, किस चीज़ को हमारी बॉडी से बाहर करती हैं? ये करती है सीबम। सीबम का मतलब होता है जो हमारी स्किन के अंदर जो तेल होता है ना, ऑयल होता है। हमारी स्किन जो होती है ना, कई बार आपने देखा होगा उससे अपने आप ऑयल निकलता रहता है जो बिल्कुल इसको रूखी होने से बचाता है। सो जो ऑयल निकलता है वो इन्हीं ग्लैंड, इन्हीं ग्रंथियों से निकलता है। अब आते हैं लंग्स यानी फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े करते हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने देखा था CO2 भी एक एक्सक्रेटरी मटेरियल था। CO2 या इसके अलावा जो हम कुछ मसाले, स्पाइसेस, मसाले वगैरह, प्याज, लहसुन, ये सब खाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, कुछ वेपर्स निकलते हैं, इनसे वाष्प निकलते हैं। तो जो वेपर्स यानी जो वाष्प निकलते हैं मसाले, प्याज, लहसुन, इन सब से, उन सब को हमारे जो बॉडी है उससे बाहर कौन करते हैं? लंग्स करते हैं। तो ये भी हमारे क्या हो गए? एक्सक्रेटरी ऑर्गन। लीवर क्या करता है? लीवर जो है वो अमोनिया जो होती है ना, अमोनिया मैंने आपको बताया था पीछे, उसका उत्पादन करता है। और दूसरी चीज़, उस अमोनिया को बदल देता है किसके अंदर? यूरिया के अंदर। और उसके बाद उस यूरिया को बाहर निकाल दिया जाता है किसके द्वारा? हमारे किडनी वगैरह के द्वारा, ठीक है। लीवर के अंदर दो कार्य हुए, एक अमोनिया का उत्पादन और दूसरा काम अमोनिया को यूरिया के अंदर बदल दिया। देखिए, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे शरीर में 500 से ज़्यादा कार्य करता है, ठीक है। वो फिर कभी चर्चा करेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो दो चर्चा वर्क जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है उसको हम पढ़ते चलेंगे। चलिए, अब आ गए हम किडनी के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, किडनी जो होती है ना, उसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर मान लो ये चारों के चारों आपके ऑप्शन में आ जाए, आपसे पूछ ले कि बताओ कि हमारे बॉडी के अंदर मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, और चारों के चारों ऑप्शन में दे दे, तो आप किसको मेन एक्सक्रेटरी, मुख्य उत्सर्जी अंग किसको आप बताएंगे? आप बताएंगे किडनी को, कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है किडनी, आप बताएंगे उसको, ठीक है। इसकी जो आकृति होती है ना वो सेम के बीज जैसी होती है, ठीक है। मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर इसकी शेप यानी आकृति की बारे में पूछे आप बता सकते हो बीन यानी सेम के बीज, बीन, या बोल दो सेम के बीज के जैसी इसकी आकृति होती है। किडनी का कलर जो होता है वो होता है रेड ब्राउन, ठीक है, लाल भूरे रंग की होती है किडनी। अब इन बातों में से सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका वेट, इसका वजन। वो होता है 140 से लेकर 170 ग्राम, 140 से 170 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। अब एक आती लोकेशन के बारे में, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है, नई बात है, अच्छी बात है। तो इसकी लोकेशन अगर आपसे पूछे तो आपको नाम याद रखना है, रेट्रो पेरिटोनियल, रेट्रो पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। या हिंदी में इसको कहा जा सकता है वक्षीय कटहरे के पीछे, वक्षीय कटहरे के पीछे जो आपकी लोकेशन होती है ना किडनी की, रेट्रो पेराइटोनियल कैविटी या वक्षीय कटहरे के पीछे बोला जाता है इसको। अब किडनी जो होती है ना, एक रफ सा आइडिया आपको दे देता हूँ मैं कि किडनी किस प्रकार से होती है। वो आप देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा इरेज भी मैं कर देता हूँ इधर वाले पोर्शन को, आप ताकि अच्छे से जान सको कि किडनी जो है वो किस प्रकार से फंक्शन करती है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ें। देखिए, रफ सा एक डायग्राम से आइडिया दे देता हूँ आपको, ज़्यादा समय हम इस पे नहीं लगाएंगे।
सो देखिए कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आप जान सकते हैं। ये जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स, या हिंदी में इसको कहा जाता है वल्कुट। अंदर वाला जो ये भाग होता है इसको कहा जाता है मेडुला, या पिंड इसको कहा जा सकता है हिंदी में। ये जो आपको दिख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप के, इनको कहा जाता है पिरामिड्स, हिंदी में भी इनको पिरामिड्स ही कहा जाएगा। ये जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है खाली स्थान जो अंदर है, इसको कहा जाता है पेल्विस, पेल्विस। ये जो आपको एक पाइप दिख रहा है इसको कहा जाता है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, या हिंदी में अगर कहेंगे तो इसको कहा जाएगा रीनल धमनी। ये वाला जो पाइप है इसको कहा जाएगा रीनल विंस, यानी रीनल सिरा इसको कहा जाता है। सो कुल मिला के इतने सारे पार्ट होते हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। अब देखिए कार्य क्या बताया मैंने, किडनी क्या काम करती है, एक्सक्रेशन कब होगा, यानी किसी भी चीज़ का उत्सर्जन कब होगा, जब उस चीज़ को अलग से किया जाएगा। ठीक है भाई, मान लीजिए कई बार आप जैसे रसोई घर में आपने देखा होगा, आप आटा जो होता है उसकी रोटियां बनाने से पहले छान लेते हो, उसको फिल्टर करते हो। भाई उसके अंदर, आटे के अंदर जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है, जो उत्सर्जित चीज़ें होती है, यानी वो चीज़ आपको बाहर फेंकनी है, वो आपकी रोटियों में नहीं आनी चाहिए, उनको कैसे फेंकते हो आप, पहले उसको छान कर अलग तो करते हो ना, कि भी जो एक्सक्रेटरी चीज़ें हैं उनको आप अलग कर लिया छान कर आपने। वही काम यहाँ पे होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी एक्सक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं उनको छान कर पहले अलग किया जाता है। तो उनको छान कर अलग कौन करता है, हमारी किडनी यानी वृक्क जो होते हैं यही करते हैं। 2 किडनियाँ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, सो यही उसको छान करके अलग करते हैं। अब कैसे छानेंगे, ये जो रीनल आर्टरी जो होती है ना, ये ब्लड को लेकर के क्या करेगी, आएगी। रीनल आर्टरी क्या करेगी, ये जो पाइप है ये हमारे ब्लड को लेकर के किडनी के अंदर आएगा। अब किडनी के अंदर ब्लड आ गया, वो ब्लड जाएगा इन पिरामिड्स के अंदर। अब इन पिरामिड के पास गया, ये पिरामिड्स जो होते हैं ना, इसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनको कहा जाता है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन या वृक्काणु, ये जो नेफ्रॉन या वृक्काणु होते हैं ये क्या करते हैं, जो ब्लड आया है ना उस ब्लड को क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। उस ब्लड को कर देंगे फिल्टर। फिल्टर होने के बाद जो एक्सक्रेटरी मटेरियल जो कि उत्सर्जी पदार्थ हैं ये क्या करेंगे, उसको यहाँ इकट्ठा कर देंगे पेल्विस के अंदर। और पेल्विस के बाद इस जो ये यहाँ पे आपकी नली का एक बड़ी पाइप आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं यूरेटर डक्ट। ठीक है, यानी मूत्रवाहिनी इसको कहा जाता है। तो इसके द्वारा मूत्राशय के अंदर वो इकट्ठा हो जाता है सारा का सारा एक्सक्रेटरी मटेरियल। तो इस प्रकार से कुछ प्रोसेस होती है। और जो ब्लड है बाकी का, एक्सक्रेटरी मटेरियल इस पाइप के द्वारा यहाँ इकट्ठा हो गया, जो ब्लड है बाकी का वो रीनल विन जो है इसके द्वारा किडनी से बाहर चला जाता है, ताकि दूसरे हमारे शरीर के सभी भागों तक उसको पहुँचाया जा सके। ठीक है, सो रीनल धमनी के द्वारा ब्लड आया, इनके द्वारा छाना गया, यहाँ एक्सक्रेटरी मटेरियल इस पाइप के द्वारा बाहर, और ब्लड हमारा इस पाइप के द्वारा बाहर चला गया। सो इतना सा काम होता है हमारी किडनी का। कहने को इतना सा, बट आप जान गए कि कितना महत्वपूर्ण काम है। अगर ये पदार्थों को छाना नहीं जाएगा तो हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाएंगे और उनको डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस चैप्टर के अंदर बचा क्या पढ़ना है, क्या सर इतना ही काम था। देखिए अब बचा हुआ है कि यहाँ पे जो नेफ्रॉन होते हैं ना पिरामिड्स के अंदर, एक बार उस नेफ्रॉन को पढ़ते हैं, उसका डायग्राम देखते हैं और उससे के अंदर होने वाले विभिन्न क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। अभी अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चंस आप और सीखेंगे जो कि बनेंगे इसी चैप्टर से। ठीक है, सो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ और आगे शुरू करते हैं उसको। चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमारे लास्ट की लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 मिनट और लगेंगी, जिसके बाद ये चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी हमें पढ़ना नेफ्रॉन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन नाम की एक यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, नेफ्रॉन नाम की छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो कि क्या काम करती हैं, जो फिल्टर का कार्य जो किडनी का होता है ना, वैसे हम बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर रक्त को फिल्टर करने का कार्य किडनी करती है। तो किडनी नहीं, किडनी के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम वृक्काणु कहते हैं, ये करती हैं वो सारे के सारे काम। ठीक है, फिल्टर करने का। अब नेफ्रॉन की एक रफ सा आइडिया देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी आकृति कैसे होती है, फिर ताकि हमें पता लग सके कि काम कैसे होता है इसका। ठीक है, सो देखिए कुछ इस प्रकार से शेप होती है। ये जो होता है और इसके अंदर छोटी छोटी
सेल्स आप बोल सकते हैं होती हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी सेल होती कोशिकाएं होती हैं एंड दिस इज नाउ इस प्रकार से कुछ संरचना होती है। अब अगर नेमिंग मैं दूं तो ये जो आपको कैप्सूल दिख रहा है इसको कहा जाता है बौमेन कैप्सूल। बौमेन कैप्सूल या बौमेन संपुट इसको कहा जाता है। ये जो सेल आपको दिख रही हैं इनको कहा जाता है ग्लोमेरुल सेल। ग्लोमेरुल कोशिका इनको कहा जाता है। ये जो हमारी यहाँ से देखिए ये थोड़ी सी मुड़ी हुई है, इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कोवैलेटेड ट्यूबुल्स। प्रॉक्सिमल कोवैलेटेड ट्यूबुल्स यानी हिंदी में इसको कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो लूप आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है हैनले लूप। इसको कहा जाता है असेंडिंग लिम्ब। और इस ट्यूब जो आपको दिख रही है यहाँ से मुड़ी हुई इसको कहा जाता है डिस्टल कोवैलेटेड ट्यूबुल्स। जैसे इसको प्रॉक्सिमल कहा जाता था इसको डिस्टल कहा जाता है। और ये आपका जो पोर्शन है ये होता है पेल्विस जिसको हम कहेंगे। ये सारे नाम होते हैं। अब काम क्या होता है देखो किस प्रकार से फंक्शन होता है वो देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किडनी के अंदर क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पे हमारी एक है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप मान लो आपकी है रीनल वेन्स। जैसा कि मैंने बताया था रीनल आर्टरी से जो ब्लड हमारा फिल्टर होने के लिए किडनी के अंदर आएगा, तो मान लो ये इसके द्वारा हमारा ब्लड फिल्टर होने के लिए यहाँ पर आया। ये इसके द्वारा ब्लड आ गया यहाँ पे। ये जो होती है ना इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एफेरेंट। एफेरेंट यानी अभिवाही कहा जाता है। अब यहाँ ब्लड आया तो ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो गया। ब्लड यहाँ पे जैसे ही फिल्टर हुआ तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल थे ना जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो तो यहाँ पे रह गए। उसके साथ साथ जो ब्लड को कुछ आयंस मान लो, ग्लूकोज मान लो, एमिनो एसिड मान लो, जो ब्लड को चाहिए थे वो भी यहीं पर रह गए। यानी यहाँ पे ब्लड आया तो ब्लड के अंदर से सारी चीज़ें फिल्टर होकर यहीं पे रह गई। अब भाई ब्लड यहाँ से बाहर गया। अब ब्लड के अंदर से जैसे यहाँ ब्लड आया सारी चीज़ें फिल्टर होकर यहाँ रह गई। जो ब्लड को ज़रूरी तौर पर चाहिए वो भी यहीं पे रह गई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्लड के पास ग्लूकोज है, उसके आयंस हैं, साल्ट है, वो तो रहना चाहिए। सो अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड दोबारा से घूमकर इन पाइप्स के जरिए इनके इस नलिकाओं के संपर्क में आएगा। दोबारा से ब्लड संपर्क में आएगा। दोबारा से ब्लड संपर्क में आया। अब ये संपर्क में आके क्या करेगा ब्लड, वो आपको मैं भी बताता हूँ। और ये इससे जुड़ा हुआ है और रीनल वेन्स के द्वारा बाहर चला जाएगा। लेकिन ये जो ब्लड है ये यहाँ पे संपर्क में क्यों आया, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी की ब्लड के अंदर जितनी भी चीज़ें थी जो आयंस थे या जरूरी चीज़ें थी सारी की सारी यहाँ पे फिल्टर होकर रह गई। अब यहाँ से वो कहाँ आएंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ आएंगी इस ट्यूब के अंदर। सो ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब नाम दिया गया ना इस ट्यूब का, यहाँ से इस प्रॉक्सिमल कोवैलेटेड ट्यूब के अंदर क्या होगा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड, ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ये दो चीज़ें जो है ना, ये दो चीज़ें क्या होंगी इस ट्यूब के द्वारा अवशोषित हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से जो छन करके जो भी हमारा ब्लड के अंदर से जितनी भी चीज़ें छन करके वाटर के साथ यहाँ छन के आई थी उनमें से ये ट्यूब क्या करेगी, इस ट्यूब की दीवारें क्या करेंगी, ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड को यहाँ पे अवशोषित कर लेंगी, बाकी की चीज़ों को नीचे जाने देंगी। नीचे गई। अब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये क्या करेगी, ये यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा पानी जो है उसको अवशोषित कर लेंगे यहाँ पे।
इसी प्रकार से जो असेंडिंग लिम्ब है ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है इसके अंदर उसको अवशोषित कर लेंगे और इसके बाद में जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है जो थोड़े बहुत पानी के साथ है वो कहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, इस पेल्विस के अंदर इकट्ठा होता रहेगा, जिसको बाद में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, सो इसलिए ये जो ब्लड कि आपकी ये पाइप्स नलिकाएं हैं ये इनके संपर्क में आती हैं ताकि ब्लड क्या करे, एक बार तो ब्लड ने सब कुछ छोड़ दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ से जब यहाँ पे वो चीज़ जाए तो ब्लड वापस इस पाइप के थ्रू आया और हर जगह से उसने जो एक्स्ट्रा की चीज़ें थी, जो ब्लड को चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ से अवशोषित करके वापस ब्लड ले गया ताकि हमारे शरीर के दूसरे भागों को पहुँचाई जा सकें। ठीक है, सो इस प्रकार से फिल्टर होता है हमारा ब्लड। अब यहाँ पर जो फिल्टर हुआ है ब्लड, इसके अंदर 3 मुख्य प्रोसेस हुई हैं। ठीक है, एक तो पहली प्रोसेस जो है उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी परानिस्यंदन जिसको कहा जाएगा। दूसरी उसको हम कहेंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यानी चयनात्मक अवशोषण। और तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा ट्यूबुलर सैक्रेशन यानी नलिकीय स्त्रावण। ये 3 मुख्य स्टेप होते हैं। कौन सा स्टेप यहाँ पे कहाँ पे हुआ, देखिए यहाँ पर जो भी हमारे ब्लड का फिल्टर हुआ था, जो हमारा ब्लड यहाँ पे फिल्टर हुआ था, तो ये जो जगह है ना, इसको यहाँ पे जो प्रक्रिया हुई है उसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके बाद में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो चीज़ें यहाँ पे फिल्टर होकर इस पाइप के अंदर आई थी तो ब्लड को जो जो चीज़ें चाहिए थी वो वहाँ पे जाके सिलेक्ट किया कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वहाँ से उसने उन चीज़ों को क्या किया, अवशोषित कर लिया। ट्यूबुलर सेक्रेशन का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे आपकी बच गई थी, जो आपका जो भी वेस्ट मटेरियल आपका बच गया था, तो उसका क्या हुआ, छोटी छोटी ट्यूबुल्स के द्वारा, छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा यहाँ पे सेक्रेशन हो गया और जिसके बाद आपका क्या बन गया, यूरिन यानी मूत्र का निर्माण हो गया। ठीक है, सो इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, जो मूत्राशय होता है वुमेन के अंदर, सो उसकी कैपेसिटी आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो अगर आपसे पूछे मेल के अंदर कैपेसिटी कितनी होती है होल्ड करने की, तो 800 मिलीलीटर, और अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल के अंदर कैपेसिटी कितनी होती है, 500 मिलीलीटर। ठीक है, और यूरिनेशन जो होता है, यूरिनेशन मूत्र त्याग के लिए यानी कि टॉयलेट के लिए जब आपको इच्छा होती है तो वो कितने मिलीलीटर पे हो जाती है, तो याद रखिएगा 150 से 200 मिलीलीटर जैसे स्टोर हो जाता है इसके अंदर, तो यूरिनेशन की इच्छा अपने आप हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है उसको हम बोलेंगे GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुल फिल्टर रेट, यानी जो हमारी सेल्स, जो कोशिकाएं होती है, जो ग्लोमेरुल कोशिकाएं होती है, ये जो ब्लड को फिल्टर करते हैं वो किस रेट से यानी कितने टाइम में कितना फिल्टर करती हैं। सो याद रखें 125 मिलीलीटर पर मिनट, 1 मिनट में 125 मिलीलीटर ब्लड को क्या करती हैं, फिल्टर कर देती हैं। इसी को कहा जाता है ग्लोमेरुल फिल्टर रेट, GFR भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब एक लास्ट बात हमारी जो बची हुई है वो बची हुई है यूरिन जो हमारा होता है, उस यूरिन के बारे में 2-4 बातें आप पढ़ लो, यानी कि उसकी कंपोजिशन पढ़ लो। देखिए यूरिन जो होता है इसका कलर कैसा होता है, हम जानते हैं कि यूरिन का कलर होता है हमारा लाइट येलो कलर होता है। वो क्यों होता है, वो होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, यूरिन का जो कलर होता है लाइट येलो वो होता है यूरोक्रोम के कारण, फर्स्ट बात। दूसरी बात, अब जो हमारा यूरिन होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, सो कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो आप याद रखेंगे वाटर जो होता है वो वाटर हमारा कितने परसेंट होता है, 95% होता है वाटर। इसके अलावा अगर बात की जाए साल्ट की तो साल्ट होता है 2%। इसके अलावा होता है यूरिया 2.6% एंड थोड़ी सी मात्रा में यूरिक एसिड होता है जिसको आप बोल सकते हो 0.3%। तो ये हमारी कंपोजिशन होती है जो यूरिन होता है उसके अंदर। अब एक लास्ट बात आती है कि यूरिन के अंदर स्मेल का कारण क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यूरिन के अंदर खुद की कोई स्मेल नहीं होती। जब यूरिन बाहर आता है खुले वातावरण के अंदर तो क्या होता है, यूरिन के अंदर जो यूरिया होती है ना, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं उसको यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं, इसीलिए उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये मेरी तरफ से आपके लिए चैप्टर था, इसको आपने अच्छी प्रकार से करना है और जो भी प्रॉब्लम्स आए आपको बताना है। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि सबसे पहला जो किडनी
को प्रत्यारोपित किया गया था, तो उस डॉक्टर का नाम बताएं मुझे, और कौन से हॉस्पिटल के अंदर ऐसा किया गया था और कब किया गया था वो आपको बताना है। सो मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर।